हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द लिट क्यूरेटर। आज की इस वीडियो में हम ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट की समरी डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्रिटिकल एसे टी.एस. एलियट ने लिखा था। ये सबसे पहले पब्लिश हुआ 1919 में और इसे मैनिफेस्टो ऑफ इलियट्स क्रिटिकल क्रीड का मैनिफेस्टो भी कहा जाता है। मैनिफेस्टो क्या होता है कि आप अपने नोशंस, अपने बिलीव्स जो हैं वो रिटर्न डिक्लेरेशन फॉर्म में एक तरह से रिटर्न उसमें दो, तो वो मैनिफेस्टो कहलाता है। सो द एसे ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1919 में ये पब्लिश हुआ। द टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट में पब्लिश हुआ। एक क्रिटिकल आर्टिकल की तरह ये पब्लिश हुआ। दिस ऐसे द ऐसे में बी रिगार्डेड एज एन अनऑफिशियल मैनिफेस्टो ऑफ इलियट्स क्रिटिकल क्रीड का इसको अनऑफिशियल मैनिफेस्टो भी कहा जा सकता है। फॉर इट कंटेन्स ऑल दोज क्रिटिकल प्रिंसिपल फ्रॉम विच हिज क्रिटिसिज्म हैज़ बिन डेराइव्ड एवर सिंस। क्यों? क्योंकि इसी में से सारे उसके जो क्रिटिकल प्रिंसिपल्स हैं ना, वो सारी तरह के क्रिटिसिज्म इसी से आया है। ये एक तरह का सीड का काम करेगा जिसके आगे जिसके फ्रूट्स जो वो दूसरे एसेस में उसके दिखेंगे। द सीड्स विच हैव बीन सोन हेयर कम्स टू फ्रूटेशन इन हिज सब्सिक्वेंट एसेस में, बाकी में वो हमें देखने को मिलेगा। इट इज़ अ डिक्लेरेशन ऑफ इलियट्स क्रिटिकल क्रीड का ये डिक्लेरेशन है। एंड दीज प्रिंसिपल आर द बेसिस ऑफ ऑल हिज सब्सिक्वेंट क्रिटिसिज्म। और ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये उसके बाकी सारे जो क्रिटिसिज्म है उसका प्रिंसिपल है। तो इसके कितने 3 पार्ट्स में डिवाइड है ये। फर्स्ट पार्ट जो है इलियट ने कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिशन का दिया। सेकंड पार्ट में उसने थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री का डिस्कस किया। थर्ड पार्ट जो है वो एक कंक्लूजन की तरह शॉर्ट पार्ट है जो पूरी डिस्कशन को सम अप करेगा। नेक्स्ट आता है ट्रेडिशनल एलिमेंट्स क्या क्या दिए और उनके सिग्निफिकेंस क्या क्या है। Eliot begins the essay by pointing out that the word tradition is generally regarded as a word of censure। कि जो ये इलियट ने क्या पॉइंट किया कि जो वर्ड ट्रेडिशन है उसको एक मतलब एक कमी की तरह हम बताते हैं। किसी को क्रिटिसाइज कर भी ट्रेडिशन कमी की तरह बताते हैं, किसी में कमी निकालने को सेंश्योर बोलते हैं, तो उस तरीके का बताते हैं। इट इज़ अ वर्ड डिसएग्रीएबल टू द इंग्लिश ईयर्स। और ये एक ऐसा वर्ड था जो इंग्लिश लोगों को जो है इंग्लैंड के लोगों उनको पसंद नहीं है। when the English praise a poet, they praise him for those aspects of his work which are individual and original। जब भी जो इंग्लिश पीपल होते हैं ये उन एस्पेक्ट्स के लिए किसी को प्रेस करते हैं जो इंडिविजुअल हो, ओरिजिनल हो, उनको उस चीज़ के लिए वो प्रेस करते हैं हमेशा। इट इज़ सपोज दैट हिज चीफ मेरिट लाइज इन सच पार्ट्स। और वो क्या मानते हैं कि उसकी जो चीफ मेरिट है किसी भी पर्सन की, वो कैसे अलग है, वो कैसे इंडिविजुअलिटी दिखाता है, वो कैसे ओरिजिनलिटी दिखाता है, उस चीज़ पे डिपेंड करती है। दिस अनड्यू स्ट्रेस ऑन इंडिविजुअलिटी शोज दैट इंग्लिश हैव एज क्रिटिकल टर्न अनक्रिटिकल टर्न ऑफ माइंड। और ये जो बिना बात का स्ट्रेस है इंडिविजुअलिटी पे कि आपका जो है वो अलग से होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, खुद का अपना होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, वो एक अननेसेसरी माइंड पे प्रेशर डालती है और वो जो क्रिटिकल चीज़ों को है वो अलग तरीके से लेके जाती है। दे प्रेज द पोइट फॉर द रॉन्ग थिंग। डी.एस. एलियट क्या कह रहे हैं कि वो लोगों को गलत चीज़ों के लिए प्रेज करते हैं। इफ़ दे एग्जामिन द मैटर क्रिटिकली विद एन अनप्रेजुडाइज माइंड, अगर वो उस चीज़ को मैटर को ध्यान से समझे बिना कुछ पहले की धारणा के, दे विल रियलाइज दैट द बेस्ट एंड द मोस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ अ पोएम इज दैट विच शोज द मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑफ राइटर्स ऑफ द पास्ट। अब देखो वो क्या कह रहा है कि जो इंग्लिश के लोग हैं, इंग्लिश पीपल हैं, वो क्या करते हैं कि वो किसी की कहते हैं तुम में क्या यूनिक है, तुम्हारी क्या इंडिविजुअलिटी है। टी.एस. एलियट ने इस चीज़ को मतलब गलत बताया है। वो क्या कह रहे हैं कि किसी पोइट का बेस्ट पार्ट जो है वो उसने पास्ट से क्या क्या उठाया, उस पास्ट में क्या क्या दिखाया, उस चीज़ पे वो डिपेंड करता है। अगर उसने क्या कहा, अगर वो इस मैटर को क्रिटिकली बिना कोई पहले की धारणा के, कोई प्री नोशन नहीं है, उनका कोई माइंडसेट नहीं है, अगर उस चीज़ से देखें तो दे विल रियलाइज दैट द बेस्ट एंड द मोस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ अ पोइट्स वर्क इज दैट विच शोज द मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑफ राइटर ऑफ पास्ट। जिसमें सबसे ज़्यादा पास्ट के राइटर का इन्फ्लुएंस होगा वही बेस्ट वर्क होगा। टू कोट हिज ओन वर्ड्स, वो अपने खुद के वर्ड्स में क्या कह रहे हैं, वेराज इफ वी अप्रोच अ पोइट विदाउट दिस प्रेजुडाइज, कि जब हम किसी पोइट को अप्रोच करते हैं बिना किसी प्री कंसेप्ट नोशंस के, वी शेल ऑफन फाइंड दैट नॉट only the best but the most individual part of his work may be those in which the dead poets, his ancestors, assert their immorality most vigorously। कि वो क्या कह रहा है कि ठीक है, ये हमारी कोटेशन अलग से हाईलाइट होगी कि जो बेस्ट पार्ट है वो किस में दिखा रहा है, चाहे उसमें डेड पोइट्स का जिक्र है, उसके एंसेस्टर्स का है, वो चीज़ों में वो चीज़ें ज़्यादा बढ़िया दिखेंगी, उस चीज़ वो चीज़ उसको ज़्यादा बढ़िया बनाएंगे।
अभी तक हमने क्या पढ़ा कि उसमें बेस्ट पोइट कौन होगा टी.एस. एलियट के अकॉर्डिंग, जो उसमें सबसे ज़्यादा पास्ट का इन्फ्लुएंस दिखेगा जिसके वर्क्स में। नेक्स्ट आता है द लिटरेरी ट्रेडिशन वेज इन विच इट कैन बी एक्वायर्ड, कि लिटरेरी ट्रेडिशन किस तरीके से इसको एक्वायर किया जा सकता है। दिस ब्रिंग इलियट टू अ कंसिडरेशन ऑफ द वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिशन। इस चीज़ से जो है इलियट को एक मतलब समझ आया ट्रेडिशन का। ट्रेडिशन डज नॉट मीन अ ब्लाइंड एडहेरेंस टू द वेज टू प्रीवियस जनरेशन और जनरेशन। हम कोई बात हो, हम कहते हैं कि आप ये क्यों करते हैं, ये हमारा ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन है यानी कि वो चलता आ रहा है, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो रहा है। कोई भी हम कोई रिचुअल करते हैं, कोई भी कुछ करते थे, ये क्यों करें, ये तो हमारा कल्चर है, ये हमारा ट्रेडिशन है, हम ऐसे ही करते आ रहे हैं, सदियों से ये चीज़ें चल रही हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, टी.एस. एलियट का ये मतलब नहीं है, ट्रेडिशन डज नॉट मीन अ ब्लाइंड एडहेरेंस टू द वेज ऑफ प्रीवियस जनरेशन और जनरेशन। कि टी.एस. एलियट का ये कतई मतलब नहीं है कि पीछे की जो चीज़ें हैं उन्हीं पे एडहर करते रहो, जो है पीछे जो कर रहे थे उन्हीं के अकॉर्डिंग चलते रहो। दिस वुड बी मियर स्लैविश इमिटेशन। अगर हम ये चीज़ करते हैं तो बिल्कुल आंख बंद करके कॉपी करना, वो स्लैविश इमिटेशन होता है कि वर्ड टू वर्ड जैसे किसी चीज़ में बिल्कुल एग्जैक्ट चेपा मार देते हैं। तो वो कहता है दिस वुड बी मियर स्लैविश इमिटेशन होगी, अ मियर रिपीटेशन ऑफ व्हाट हैज़ ऑलरेडी बीन अचीव्ड। अगर हम ट्रेडिशन के नाम पे वही चीज़ें करते आए हैं, करते रहेंगे, तो ये तो डायरेक्ट कॉपी हुई ना, जो पहले हो होता आ रहा है। एंड नोवेल्टी इज बेटर देन रिपीटिशन। और वो क्या मानता है कि नोवेल्टी कुछ नया, चाहे कैसा भी है। कभी भी कोई टीचर होगा वो आपको क्या कहेगा कि खुद से करो, चाहे टूटा फूटा लिखो, कुछ भी लिखो, किसी की कॉपी मत करो, खुद से लिखो, खुद से लिखो। खुद से लिखने का क्या मतलब आता है कि नोवेल्टी कुछ भी आपने लिखा, चाहे एक वर्ड लिखा, दो वर्ड लिखा, एक लाइन लिखी है, वो हमेशा बेटर होगी देन स्लैविश कॉपी। किसी की आपने डायरेक्ट कॉपी कर दी, उससे हमेशा वो बेटर होगी। ट्रेडिशन इन द सेंस ऑफ पैसिव रिपीटिशन इज टू बी डिस्करेज। कि बिल्कुल ट्रेडिशन उस सेंस में कि हाँ जो आया बिल्कुल चेप दो, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी कर दो, वो हमेशा डिस्करेज होना चाहिए। फॉर एलियट ट्रेडिशन इज अ मैटर ऑफ मच वाइडर सिग्निफिकेंस। एलियट के अकॉर्डिंग ट्रेडिशन जो है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस का है। ट्रेडिशन इन द ट्रू सेंस ऑफ टर्म कैन नॉट बी इनहेरिटेड। उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिशन जो को हम इनहेरिट नहीं कर सकते, जबकि हम क्या मानते हैं, ट्रेडिशन क्या है जो हमने इनहेरिट किया। इट कैन ओनली बी ऑब्टेन बाय हार्ड लेबर। और वो क्या मानते हैं कि सिर्फ हार्ड लेबर से ही उसको ऑब्टेन किया जा सकता है। दिस लेबर इज द लेबर ऑफ नोइंग द पास्ट राइटर। और वो लेबर क्या है कि हम पास्ट राइटर को जाने। जब हम उन पे मेहनत करेंगे तो हम उस चीज़ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, मतलब उस वे से। नेक्स्ट आता है इट इज़ द क्रिटिकल लेबर ऑफ सिटिंग द गुड फ्रॉम द बैड। कि ये क्या है, ये सिटिंग नहीं, ये शिफ्टिंग आएगा, सॉरी। ये क्या कह रहा है, ये क्या है, शिफ्टिंग द गुड फ्रॉम द बैड। गुड को बैड से अलग करना, ऑफ नोइंग व्हाट इज गुड एंड द हिस्टोरिकल सेंस इन्वॉल्व्स अ परसेप्शन। Not only of the pastness of the useful tradition can be obtained only by those who have historical sense past, but also of its presence. One who has the historic sense feels that the whole of the literature from Europe, from Homer down to his own day, including the literature of his own country, from one continuous literary tradition. ये क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे कि जिस बंदे को, जिस इंसान को हिस्टोरिकल सेंस होगी ना पास्ट की, यानी कि उसको हिस्ट्री के बारे में पता होगा, और ये नहीं कि सिर्फ हिस्ट्री का रट्टा मार लिया या ये हाँ 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 हमें तो पता है, वो चीज़ नहीं। आपने उस चीज़ से क्या ग्रैब किया, आपने उस चीज़ से क्या जिस्ट निकाला, आपको क्या समझ आया, आपको कैसे लगता है कि वो हमारे वर्क में इंक्लूड कर सकते हैं हम, वो चीज़ें जो है एक पोइट को बढ़िया बनाती है। और वो गुड और बैड का डिफरेंस कर सके। ऐसा नहीं है कि पास से जो भी आया हम सारा कॉपी कर दिया अपने वर्क में, वो भी नहीं होना चाहिए। चाहे वो होमर से लेके अब तक आज के टाइम तक का आप ले सकते हैं, मतलब कुछ भी। ही रियलाइज दैट द पास्ट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंस। वो क्या रियलाइज करता है कि पास्ट जो है प्रेजेंट में है, एंड द पास्ट एंड द प्रेजेंट फॉर्म वन साइमल्टेनियस ऑर्डर। वो क्या मानता है कि जो पास्ट है वो प्रेजेंट में भी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि जो चीज़ें कभी आज रही हुई हैं वो कभी तो आज भी किसी का पास्ट होगा। मतलब आज से जैसे आज से 5 साल पहले कोई प्रेजेंट था, वो हमारा पास्ट बन गया। कोई भी इवेंट लगा लो, आज जो हमारा कोई इवेंट हो रहा है वो 5 साल बाद वो पास्ट कहलाएगा। तो पास्ट में भी एक प्रेजेंट होता है, एंड दैट द पास्ट एंड द प्रेजेंट, और ये इकट्ठा एक ऑर्डर बनाते हैं, साथ साथ एक ऑर्डर बनाते हैं। दिस हिस्टोरिकल सेंस इज द सेंस ऑफ टाइमलेस एंड द टेम्पोरल, एज वेल एज ऑफ द टाइमलेस एंड द टेम्पोरल टुगेदर। वही बात है कि प्रेजेंट और पास्ट इकट्ठा हो गए। और वो क्या कह रहा है कि ये जो हिस्टोरिकल सेंस है ये एक तरह से टाइमलेस भी है, मतलब कोई चीज़ किसी को बाउंड नहीं कर सकता आपस में। जैसे उसने बताया कि पास्ट प्रेजेंट में आ रहा है और प्रेजेंट पास्ट में आ रहा है,
तो उसने ये नहीं बताया प्रेजेंट पास्ट में जा रहा है, उसने कहा पास्ट प्रेजेंट में आ रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं ये टाइमलेस और टेम्पोरल जो है वो इकट्ठे भी हैं और अलग अलग भी हैं। मतलब जैसे टेम्पोरल का मतलब होता है सेक्युलर टाइप में होना, जैसे किसी स्पिरिचुअल अफेयर से वो दूर रहना। तो जैसे हम कहते हैं ना कि कैसे हाउ, जैसे कोई चीज़ टाइम से जुड़ी है और वो टेम्पोरल भी है, वो अलग भी है और वो टुगेदर भी है, ये मतलब है इसका। इट इज़ दिस हिस्टोरिकल सेंस विच मेक अ राइटर ट्रेडिशनल, और ये एक हिस्टोरिकल सेंस ही है जो किसी राइटर को ट्रेडिशनल बनाती है। अ राइटर विद द सेंस ऑफ ट्रेडिशन इज फुली कॉन्शियस ऑफ हिज ओन जनरेशन। कोई राइटर जिसमें बिल्कुल सेंस होगी ना ट्रेडिशन की, उस हिस्टोरिकल सेंस होगी, वो अपनी जनरेशन से कॉन्शियस हो, मतलब वो बिल्कुल फुली कॉन्शियस होगा कि हम जैसे बिल्कुल कितना हमारी जनरेशन में कितना चेंज आ गया। आज के जो बच्चे हैं वो जेनजी बोलते हैं जिसको, उनकी प्रॉब्लम्स अलग हैं, उससे 5 साल वाले बैच की प्रॉब्लम्स अलग थी, उनसे 10 साल बैच वाले प्रॉब्लम्स। आजकल लोग एंजाइटी फील करें, तो ये सब चीज़ें जैसे हम हमारी जनरेशन को जानते हैं वैसे ही एक राइटर जो है वो अपनी जनरेशन को जानता है। ऑफ हिज प्लेस इन द प्रेजेंट, उसका प्रेजेंट में क्या प्लेस है, बट ही इज ऑल्सो एक्यूटली कॉन्शियस ऑफ हिज रिलेशनशिप विद द राइटर्स ऑफ द पास्ट इन, मतलब कि उसकी प्रेजेंट में क्या जगह है और उसके पास्ट के राइटर्स के साथ क्या उसका वो था, क्या रिलेशनशिप बन रहा है, मतलब वो कितना उस पास्ट के राइटर्स को अपने वर्क में लेके आ रहा है। इन ब्रीफ, द सेंस ऑफ ट्रेडिशन इम्प्लाइज अ रिकग्निशन ऑफ द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लिटरेचर, कि एक तो जो है लिटरेचर की कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, मतलब उसे आइडिया होना चाहिए। सेकंड क्या है, ट्रेडिशन का मतलब क्या है, ट्रेडिशन ऑफ सेंस इम्प्लाइज का मतलब क्या है कि एक तो उसको कॉन्टिन्यूटी लिटरेचर के बारे में पता होना चाहिए कि क्या चीज़ कहाँ से डेवलप हुई, कैसे आई। अ क्रिटिकल जजमेंट एज टू विच ऑफ द राइटर्स ऑफ द पास्ट कंटिन्यू टू बी सिग्निफिकेंट इन द प्रेजेंट, और इसको ये पता, जैसे देखो शेक्सपियर है, चाहे वो पढ़ा लिखा नहीं था, चाहे वो यूनिवर्सिटी विट नहीं था, बट उसके नाम जो नॉन लिटरेरी स्टूडेंट है, नॉन लिटरेरी पर्सन है, उसको भी पता होगा। कई भी एग्जाम कभी भी प्लेज वगैरह से एसोसिएट करते हैं तो शेक्सपियर का नाम सबसे पहले आता है, करेक्ट आता है। तो वही चीज़ें हैं ना कि किस चाहे वो पढ़ा लिखा मतलब इतना पढ़ा लिखा ना हो के भी, यूनिवर्सिटी बिट ना हो, अगर मैं कहूँ ना कि यूनिवर्सिटी बिट बता दो 7 कौन से थे, वो भी नहीं पता होंगे बहुत से बच्चों को, और इवन लिटरेरी वालों को भी नहीं पता होंगे, नॉन लिटरेरी वालों की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन शेक्सपियर का नाम सबको पता होगा। क्यों? क्योंकि उसका वर्क जो है वो अभी भी रेलिवेंट है, उसने वो चीज़ कमाई है खुद से। तो अ क्रिटिकल जजमेंट एज टू विच द राइटर ऑफ द पास्ट कॉन्टिन्यूटी, अब मैं कुछ ऐसे राइटर का ले आऊँ मेरे वर्क में जिसका कोई रेलिवेंस ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, तो वो मैं एक ट्रेडिशन को इम्प्लाई नहीं कर रही, ठीक है। अ नॉलेज ऑफ दी सिग्निफिकेंट राइटर ऑब्टेन थ्रू पेन्स टेकिंग एफर्ट, और ये जो नॉलेज आती है वो बहुत मेहनत के बाद आती है, कि हमें अब जाके हमें ये पता चला कि शेक्सपियर क्यों इतना इम्पोर्टेंट था। ट्रेडिशन रिप्रेजेंट करेगा द एक्यूमुलेटेड विजडम, ट्रेडिशन का मतलब कि सब इकट्ठा हो गए विजडम, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आप कॉपी कर दो पास्ट से प्रेजेंट में ले आए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब इकट्ठा करके लेके आओ। एंड एक्सपीरियंस ऑफ एजेस, उसमें बहुत सारा जिस्ट लेके आओ, बिल्कुल एक चीज़ का उसका मतलब वो क्या कहते हैं ना, जैसे एक दूध को उबालते उबालते खोया लास्ट में बच जाए, तो वो खोया लेके आओ। सो इट्स नॉलेज इज एसेंशियल फॉर द रियली ग्रेट एंड नोबल अचीवमेंट्स के लिए उसको ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है डायनेमिक कंसेप्शन ऑफ ट्रेडिशन, और उसकी वैल्यूज़ क्या है, कि ट्रेडिशन जो है वो स्टैटिक नहीं है, वो चेंज होता रहता है, डायनामिक है। एम्फेसाइजिंग फर्दर द वैल्यू ऑफ ट्रेडिशन, की वैल्यू को हम एम्फेसाइज करें, इलियट पॉइंट्स आउट दैट नो राइटर वाज हिज वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस इन आइसोलेशन, हैज़ हिज वैल्यू एंड, कि किसी भी राइटर का कोई सिग्निफिकेंस आइसोलेशन में तो नहीं होता। वी मस्ट कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट हिज वर्क विद द वर्क्स ऑफ द पोइट एंड आर्टिस्ट इन द पास्ट, और हमें किसी का कंपैरिजन तो करना पड़ेगा, हमें कोई तो क्राइटेरिया लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, जिससे जो है हम किसी वर्क को जज कर सकते हैं भी ये अच्छा है या वो बुरा है। सच कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट इज एसेंशियल फॉर फॉर्मिंग एन आइडिया ऑफ द रियल वर्थ एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द राइटर एंड हिज वर्क। ये हमें देखो, मान लो मुझे कुछ पसंद है, आपको कुछ पसंद है, थर्ड पर्सन को कुछ और पसंद है, बट हाउ डू वी नो दैट कि ये बिल्कुल उस लेवल का क्राइटेरिया, तो हमें कुछ की पॉइंट्स क्राइटेरियाज बनाने पड़ेंगे कि
हाँ ये इस लेवल को कर रहा है, हाँ टिक कर रहा है, इसमें ये चीज़, हाँ हाँ है टिक ये, तो ये एक बेस्ट वर्क की कैटेगरी में आता है। तो कुछ तो हमें बेंचमार्क, कुछ तो क्राइटेरिया सेट करने पड़ेंगे। तो वो वही कह रहा है कि कुछ कंपैरिजन और कॉन्ट्रास्ट हमें करने पड़ेंगे न्यू राइटर और उसके वर्क की सिग्निफिकेंस को जानने के लिए। एलियट्स कंसेप्शन ऑफ ट्रेडिशन इज, उसका एलियट का कंसेप्ट का ट्रेडिशन का मतलब वो डायनामिक है। उसके व्यू के अकॉर्डिंग ट्रेडिशन इज नॉट एनीथिंग फिक्स्ड एंड स्टैटिक। ट्रेडिशन ऐसा कुछ फिक्स्ड या स्टैटिक नहीं है, इट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ग्रोइंग एंड बिकमिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज इट। और ये कंटिन्यूसली जो है वो लगातार जो है वो चेंज हो रहा है, फिक्स नहीं है, स्टैटिक नहीं है, ये कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, ग्रो हो रहा है और डिफरेंट चेंजेस आ रहे हैं जो पहले था। अब ये देखो लोगों की सोच में भी फर्क आ रहा है। जैसे किसी पर्सन की आज से 10 साल पहले सोच थी वो नहीं हुई ना, मतलब उससे ब्रॉड होएगी, फिर 5 साल बाद, पिछले 5 साल बाद और ब्रॉड हुई थी, आज के टाइम में और ब्रॉड हो गई। तो ये जो डिफरेंट है, चेंज होता रहता है। अ राइटर इन द पास्ट मस्ट सी गाइडेंस फ्रॉम द पास्ट, ही मस्ट कन्फर्म टू द लिटरेरी ट्रेडिशन, बट जस्ट एज द पास्ट डायरेक्ट एंड गाइड्स द प्रेजेंट, सो द प्रेजेंट अल्टर्स एंड मॉडिफाइज द पास्ट। कि जो एक राइटर है वो प्रेजेंट में उसको पास्ट से गाइडेंस लेनी चाहिए, पास्ट के वर्क से गाइडेंस लेनी चाहिए। और जो लिटरेरी ट्रेडिशन है कि हमें कौन सी चीज़ किस अकॉर्डिंग डालनी है, क्या चीज़ किस अकॉर्डिंग डालनी है, तो वो चीज़ें हमें करनी चाहिए। बट जैसे पास्ट जो है वो प्रेजेंट को डायरेक्ट गाइड करता है, तो प्रेजेंट जो है वो चेंज होता है और पास्ट को भी मॉडिफाई करता है। व्हेन अ न्यू वर्क ऑफ आर्ट इज क्रिएटेड, इट इज, इफ इट इज really new and original, the whole literary tradition is modified, though ever so slightly। कि अगर कोई आर्ट का नया वर्क क्रिएट होता है और वो नया है और ओरिजिनल है, तो वो पूरी चीज को, लिटरेरी ट्रेडिशन को मॉडिफाई करेगा। अब जैसे एक एरिस्टोटल का पोइटिक्स है, कितने साल पहले उसने लिखा, लेकिन जब भी हमें बात आती है किसी चीज को वो करने की, जज करने की, तो हम उसके अकॉर्डिंग करते, इतना एक्ट का प्ले होना चाहिए, 5 एक्ट प्ले होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये कैरेक्टर्स में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जैसे बहुत सी जगह में हम, बहुत सारे नॉवेल्स में हम ये कहते हैं कि ये हीरो है या सेंट्रल प्रोटेगनिस्ट है। हीरो में हीरोइक क्वालिटी है तो वो हीरो है, अगर उसमें हीरोइक क्वालिटी नहीं है, कुछ और है, तो हम उसको प्रोटेगनिस्ट बुलाते हैं। तो कुछ तो क्राइटेरिया है पहले से जो प्रेजेंट को भी मॉडिफाई कर रहे हैं और वो उस चीज़ से पास्ट भी मॉडिफाई हुआ। जो हमारा ये प्रेजेंट है वो किसी का तो पास्ट होगा, तो वो सब चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट इज नॉट वन साइड, ये एक साइड का रिलेशन नहीं है, इट इज़ अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। ये जो रिलेशनशिप है वो रेसिप्रोकल है। पास्ट जो है वो प्रेजेंट को डायरेक्ट करेगा एंड इज इटसेल्फ मॉडिफाइड एंड अल्टर्ड बाय द प्रेजेंट। पास्ट जो है वो प्रेजेंट को डायरेक्ट करेगा और वो जो है वो मॉडिफाई हो जाएगा, प्रेजेंट उसको चेंज कर देगा। टू कोट दिस वर्ड ऑफ हिमसेल्फ, द एलियट क्या कहते हैं, द एग्जिस्टिंग मॉन्यूमेंट्स फॉर्म एंड द आइडल ऑर्डर अमंग देमसेल्फ व्हिच इज मॉडिफाइड बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू, रियली न्यू वर्क ऑफ आर्ट अमंग देम। The existing order is complete before the new work arrives. For order to persist after the supervention of the novelty, the whole existing order must be, if ever so slightly, altered. ये यही बात कह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग हमारे मॉन्यूमेंट्स है या कुछ एक प्रॉपर किसी चीज़ का आइडल ऑर्डर है अपने आप में है, वो कुछ नया वर्क आता है उससे वो चेंज होता है, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आता है। और जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर है वो अपने आप में कंप्लीट है जब तक कि कुछ नया वर्क नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत साल पहले, बहुत बहुत साल पहले कोई फर्स्ट वर्क किसी ने लिखा, जैसे बियोवुल्फ है पोइट्री में, सबसे पहले हम कहते हैं बियोवुल्फ के आसपास है, तो उसमें जो इंग्लिश थी, आज की इंग्लिश तो वो कितनी डिफरेंट है, आप खुद सोचो। उसके वर्ड्स अगर हम पढ़ने चले तो हमें वो समझ भी नहीं आएगी, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड हम पढ़ने चले तो हमें ये नहीं पता कि उसमें लिख क्या रखा है। थोड़ा और आ गया हो, मतलब कोई और वर्क लिखा लो, शेक्सपियर की है, बहुत सारे वर्ड है, द और दिस, हिज, मतलब बहुत सारे वर्ड्स हैं जो चेंज हुए हैं अब। ठीक है, तो बाय द टाइम चेंज होती रहती है और वो ये बोल रहे हैं कि किसी का प्रेजेंट किसी का तो पास्ट है और जो प्रेजेंट है वो किसी का फिर से पास्ट होगा। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और उसमें ऑल्ट्रेशन आती है, सब चीज़ें अल्टर होती रहती है, नई नई नोवेल्टी आती रहती है, नई नई चीज़ें ऐड होती है। एवरी ग्रेट पोइट लाइक वर्जिल, डांते और शेक्सपियर एड समथिंग टू द लिटरेरी ट्रेडिशन आउट ऑफ विच द फ्यूचर पोइट्री विल बी रिटन। कि उन्होंने
जैसे वर्जिल हो गया, दांते और शेक्सपियर, इन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर डाला है जिससे फ्यूचर की पोइट्री जो है वो लिखी जाएगी। अब आता है फंक्शन ऑफ ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का फंक्शन क्या है? द वर्क ऑफ अ पोइट इन द प्रेजेंट इज टू बी कंपेयर्ड एंड कॉन्ट्रास्टेड विद द वर्क ऑफ पास्ट। कि प्रेजेंट और पास्ट का वर्क कम एक दूसरे में कंपेयर होना चाहिए। ये वीडियो थोड़ी लंबी रहेगी, जिसमें पेशेंस है वो यही पूरी देख पाएगा, क्योंकि यूजुअली क्या ट्रेंड होता है, कोई 10 मिनट की होगी, 20 मिनट की होगी, इतनी ही देख पाता है। वो आपको छोटा 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 बताता है। मैं ऑलमोस्ट ऐसे का बिल्कुल वर्ड टू वर्ड से जितना निकल सकता है वो निकाल के लाई हूँ। तो टाइम लेगा, लेकिन इस वीडियो के जाने के बाद आपको कोई रोक नहीं सकता लिखने से। ठीक है, आप इतना यहाँ से मटेरियल ले जाओगे कि आप बना के लिखो, खुद से लिखो, कैसे भी लिखो, आप अपना पूरा कर दोगे। 4 पेजेस का, 3 पेजेस का, इतना आप आराम से लिख सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। बाकी या फिर आप टुकड़ों मतलब थोड़े थोड़े इंटरवल्स में देखते रहिएगा, जैसे भी आपको सही लगे, क्योंकि मैं छोटी करूँगी वीडियो तो वो नुकसान सबका है। तो आइए बैक करते हैं वापस। द वर्ड ऑफ अ पोइट इन द प्रेजेंट इज टू बी कंपेयर्ड एंड कॉन्ट्रास्टेड विद द वर्क ऑफ पास्ट। जो प्रेजेंट का वर्क है उसको पास्ट के वर्क के साथ कॉन्ट्रास्ट करना चाहिए, एंड द जज्ड बाय द स्टैंडर्ड ऑफ पास्ट, और पास्ट के स्टैंडर्ड से ही जज करना चाहिए। बट दिस जजमेंट डज नॉट मीन डिटरमाइनिंग गुड और बैड। लेकिन इस जजमेंट का ये मतलब नहीं है कि हम ये सोचें कि क्या सही है या क्या गलत है। इट डज नॉट मीन डिसाइडिंग वेदर द प्रेजेंट वर्क इज बेटर और वर्स देन द वर्क्स ऑफ पास्ट। हम ये मतलब नहीं कह रहे कि जो पास्ट में तो ये चीज़ अच्छी थी, उसमें ये चीज़ थी, तुम में ये चीज़ नहीं है, इसलिए तुम्हारा वर्क खराब और पास्ट वाला वर्क अच्छा था। एन ऑथर इन द प्रेजेंट इज सर्टेनली नॉट टू बी जज्ड बाय द प्रिंसिपल एंड द स्टैंडर्ड ऑफ पास्ट। कि एक कोई भी ऑथर है प्रेजेंट का, उसको जज इस चीज़ से नहीं करा जाना चाहिए कि उसके पास्ट में तो ये प्रिंसिपल थे और आपके इस चीज़ से मैच नहीं कर रहे हैं। द कंपैरिजन नीड्स टू बी मेड फॉर नोइंग द फैक्ट्स, ऑल द फैक्ट्स अबाउट द न्यू वर्क ऑफ आर्ट। कि सबसे पहले पूरे वर्क को गो थ्रू करो, सब चीज़ें करो, उस वे से कंपैरिजन होना चाहिए। द कंपैरिजन इज मेड फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस। समझने के लिए कंपैरिजन करना चाहिए कि उसमें ये अच्छी क्वालिटीज़ थी, इसमें भी अच्छी क्वालिटीज़ हैं या नहीं। ऐसा नहीं कि उसने वो वर्ड टू वर्ड वो बात लिखी है, उसका आइडिया तो ये था, तुम भी अपना आइडिया प्रेजेंट करो, फिर तो चेंज ही क्या आ गया। एंड फॉर्मिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द न्यू, और नए की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए। मोर ओवर दिस कंपेरिजन इज रेसिप्रोकल। इसके अलावा ये कंपेरिजन रेसिप्रोकल है। द पास्ट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट। पास्ट जो है हमें प्रेजेंट को समझने में हेल्प करता है, एंड द प्रेजेंट थ्रू लाइट्स ऑन द पास्ट। और प्रेजेंट जो है वो लाइट पास्ट पे लाइट डालता है। इसके कहने का मतलब है कि पास्ट और प्रेजेंट को रिलेट करके चलो। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट वहाँ से कॉपी करो या आपने वैसा नहीं लिखा तो आपका वर्क गलत है, बट आप उसको चीज़ को रिलेट करो, कुछ कुछ चीज़ें ऐड करो। इट इज़ इन द मोर ओवर दिस कंपैरिजन ये रेसिप्रोकल है। जो पास्ट जो है हेल्प करता है हमें प्रेजेंट को समझने में, एंड द प्रेजेंट थ्रोज लाइट ऑन द पास्ट। इट इज in this way alone that we can form an idea of what is really new and individual, क्या नया है और क्या individual है। It is by comparison से alone that we can sift the traditional from the individual element in a given work of art। और comparison से ही हम ये बता सकते हैं कि क्या traditional है, क्या individual है किसी given work of art में। सेंस ऑफ ट्रेडिशन और उसका रियल मीनिंग क्या है। इलियट नाउ एक्सप्लेन फर्दर व्हाट ही मीन्स बाय। अब उसने क्या कहा, सेंस ऑफ ट्रेडिशन का क्या मतलब है। द सेंस ऑफ ट्रेडिशन डज नॉट मीन दैट द पोइट शुड ट्राई टू नो द पास्ट एज अ होल। सेंस ऑफ ट्रेडिशन का ये मतलब कभी नहीं है कि जो पास्ट है वो मतलब बिल्कुल पास्ट को जानो। टेक इट टू बी अ लंप और अ मास विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। उसको एक लंप की तरह लो, एक मांस के टुकड़े की तरह लो, बिना किसी भेदभाव के। सच अ कोर्स इज इम्पॉसिबल एज वेल एज अनडिज़ायरेबल। और ये चीज़ जो है वो अनडिज़ायरेबल, कि जैसा है जैसे ऐसे मांस का टुकड़ा उठाया वो वैसे वैसा आपने अपने वर्क में डाल दिया, ऐसा नहीं हो सकता। द पास्ट मस्ट बी एग्जामिन्ड क्रिटिकली, उसको अच्छे से समझना चाहिए, एंड ओनली द सिग्निफिकेंट इन इट शुड बी एक्वायर्ड। और उसमें जो चीज़ अच्छी है सिर्फ वही लेनी चाहिए। द सेंस ऑफ ट्रेडिशन डज नॉट ऑल्सो मीन दैट द पोइट शुड नो ओनली अ फ्यू पोइट्स whom he admires। और सेंस ऑफ ट्रेडिशन का ये मतलब भी कभी नहीं है कि पोइट को जब सिर्फ उतनी ही चीज़ें समझनी चाहिए जिन कुछ ही पोइट्स को जिनको वो एडमायर करता है, सिर्फ वही उसको समझना चाहिए। दिस इज़ अ साइन ऑफ इमेच्योरिटी एंड इनएक्सपीरियंस। ये इनमेच्योरिटी का और इनएक्सपीरियंस का साइन है, क्योंकि जो भी एक्सपीरियंस पर्सन होगा बिल्कुल मैच्योर होगा, वो न्यूट्रल होकर करेगा किसकी क्वालिटीज में हमें क्या एक्चुअल में सही है। ऐसा नहीं है कि ये मेरा फेवरेट है तो इसकी फेवरेट पोइट या राइटर की उठा ली, नहीं। Neither should be poet be content merely to know some particular age or period which he likes।
वही सेम चीज़ कि उतना ही नहीं होना चाहिए कि हाँ इतनी एज मुझे पसंद है, मतलब ये वाली पास्ट लिटरेचर की एज, इन एज के पसंद है मुझे। जैसे रोमांटिक है, रोमांटिक में मुझे वर्ड्सवर्थ पसंद है तो मैंने वर्ड्सवर्थ का उठा लिया, बाकी सब गए बाद में। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस मे बी प्लीजेंट एंड डिलाइटफुली अच्छा हो सकता है बट इट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ सेंस ऑफ ट्रेडिशन, लेकिन ये एक्चुअल में ये चीज़ सही नहीं है। अ सेंस ऑफ ट्रेडिशन इन द रियल सेंस मीन्स अ कॉन्शियसनेस, कि सेंस ऑफ ट्रेडिशन का रियल सेंस में क्या मतलब है कि कॉन्शियसनेस होनी चाहिए ऑफ द मेन करंट which does not at all flow invariably through the most distinguished reputations। कि ऐसा नहीं है कि मान लो उसका तो मैंने बहुत नाम सुना है, वो राइटर तो बहुत फेमस है, मैं सिर्फ उसी का काम मेरे वर्क में डाल देता हूँ, या वो बहुत इनफेमस राइटर है कि उसका तो अच्छा नहीं होगा, वो अच्छे उसको कोई जानता नहीं है, इसलिए मैं उस राइटर का डाल देता हूँ। In other words, to know the tradition, the poet must judge critically what are the main trends and what are not। तो इसलिए हमें क्या समझने चाहिए कि क्या मेन ट्रेंड्स हैं और क्या नहीं है। He must confine himself to the main trends to the exclusion of all that is incidental or topical। कि उस अपने आप को मेन ट्रेंड्स में उसको देखना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कोई चीज़ मान लो कोई पोइट है उस या कोई राइटर है, उसने एक बात अच्छी लिख दी अपने पूरे करियर में और हम उसी एक बात को पकड़ के बैठ गए कि हाँ ये उसने अच्छी लिखी इसलिए ये अच्छा राइटर है। ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉपर एग्जामिन करो, हर चीज़ को समझो। द पोइट मस्ट पोजेस द क्रिटिकल गिफ्ट इन एम्पल मेजर, कि उसके पास प्रॉपर क्वांटिटी का होना चाहिए। मतलब अगर उसमें क्रिटिकल है वो माइंड में, उसकी थॉट्स अच्छे हैं, उसके व्यूज़ अच्छे हैं, तो वो हर वर्क में उसके दिखेंगे। ऐसा नहीं है, हो सकता है उसने एक वर्क को किसी से लिखवाया हो, किसी का कॉपी करा हो, तो ये सब है। ही मस्ट ऑल्सो रियलाइज दैट द मेन लिटरेरी ट्रेंड्स आर नॉट डिटरमिन्ड बाय द ग्रेट पोइट्स अलोन, स्मॉलर पोइट्स आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। वही बात है कि ऐसा नहीं है सिर्फ ग्रेट पोइट्स का लेते रहो, स्मॉल पोइट्स जाओ भाड़ में। दे आर नॉट टू बी इग्नोर्ड, और उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब आता है वर्क्स ऑफ आर्ट एंड देयर परमानेंस। द पोइट मस्ट ऑल्सो रियलाइज दैट द आर्ट नेवर इम्प्रूव। पोइट को ये चीज़ समझनी चाहिए कि आर्ट जो है कभी इम्प्रूव नहीं होता, दो इट्स मटेरियल इज नेवर द सेम, क्योंकि इसका मटेरियल सेम नहीं होता। द माइंड ऑफ यूरोप में चेंज बट दिस डज नॉट चेंज मीन दैट द ग्रेट राइटर लाइक शेक्सपियर एंड द होमर हैव ग्रोन आउटडेटेड एंड देयर लॉस्ट देयर सिग्निफिकेंस। कहने का क्या मतलब है कि जैसे थोड़ी एक एज होती है, मतलब हर एज, एक एज पे आपको कुछ चीज़ें अलग पसंद आती है। जैसे आज के जो जनरेशन के बच्चे हैं, आज से 20-25 साल पहले लगा लो, उनके उनको टीवी में कुछ सीरियल्स पसंद थे, जैसे शरारत आता था, और स्टार प्लस के भी 2-4 सीरियल, मतलब आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी चैनल हियर, बट ऐसे मोस्टली बहुत सारे टीवी चैनल्स थे, बच्चे उन्हीं की बात करते थे। उस एज में थे जब वो 12 से 14 साल की या 16 साल की एज में थे। बाद में क्या हुआ कि अब बच्चे कोरियन ड्रामा की बात करते हैं, वही बच्चे जो उस टाइम पे उन सीरियल्स की बात करते थे, वही बच्चे उन कोरियन ड्रामास की बात करते हैं, और वो बहुत पागल है उनके पीछे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस टाइम के जो सीरियल थे वो बेकार थे या उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, या फिर ऐसा भी नहीं है कि कोरियन ड्रामा, क्योंकि जो आज की जनरेशन उनको लगता है कि ये कोरियन ड्रामा क्या है, तो मतलब यही चीज़ें आजकल की गर्ल्स में कोरियन ड्रामा का ज़्यादा ट्रेंड है, उस टाइम में वो चीज़ ज़्यादा थी। तो वही चीज़ है, ऐसा नहीं कि कोई वर्क अच्छा है, कोई पॉपुलैरिटी के अकॉर्डिंग कोई वर्क अच्छा है या कोई वर्क बुरा है, वो नहीं है। द माइंड ऑफ यूरोप में चेंज, यूरोप का माइंड चेंज हो सकता है, बट दिस चेंज डज नॉट मीन द ग्रेट राइटर लाइक शेक्सपियर एंड होमर हैव ग्रोन आउटडेटेड एंड लॉस्ट देयर सिग्निफिकेंस। इसका मतलब ये नहीं है कि शेक्सपियर खराब है या शेक्सपियर और होमर इनकी कोई वैल्यू नहीं है। द ग्रेट वर्क्स ऑफ आर्ट नेवर लूज देयर सिग्निफिकेंस। जो ग्रेट वर्क होते हैं वो अपनी सिग्निफिकेंस कभी लूज नहीं करते, फॉर देयर इज़ नो क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन द आर्ट, और उनमें कोई क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट नहीं होती। देर मे बी रिफाइनमेंट, कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बट इंप्रूवमेंट बहुत अलग वर्ड है। देर मे बी डेवलपमेंट हो सकती है, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द आर्टिस्ट देर इज़ नो इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं हो सकती इसमें। जैसे हम कहते हैं यू जस्ट नीड इम्प्रूवमेंट, कि ये चीज़ को चेंज करके कुछ और लेके आओ, ठीक है। ठीक है, एक दो जगह हम कर सकते हैं, उसको हम रिफाइनमेंट बोलेंगे कि हम चेंज ला सकते हैं, थोड़ा बहुत डेवलप कर सकते हैं, बट इम्प्रूवमेंट बहुत गलत वर्ड यूज हुआ है उनके लिए। फॉर एग्जाम्पल, इट विल नॉट करेक्ट टू से दैट आर्ट ऑफ शेक्सपियर इज बेटर देन द हायर देन दैट ऑफ इलियट, बट ये बात नहीं कर सकते कि जैसे शेक्सपियर का आर्ट तो टी एस एलियट से बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि दोनों की एज अलग थी, दोनों के रिसोर्सेज अलग थे। शेक्सपियर के टाइम पे वो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी जो टी एस एलियट के टाइम पे अवेलेबल थी। तो टी एस एलियट को अगर हमें कंपेयर करना है तो उसके कंटेम्प्रेरी पोइट से करना होगा,
या फिर क्रिटिक्स से करना होगा। और शेक्सपियर को हम उनके प्ले राइट से करेंगे, अलग अलग टाइम जोन के अकॉर्डिंग। देयर वर्क्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड, उनका काम अलग है। फॉर मटेरियल ऑन विच दे वर्क बहुत डिफरेंट, दोनों बहुत डिफरेंट थे। अब आते हैं हमें पास्ट की अवेयरनेस, द पोइट्स ड्यूटी टू एक्वायर इट। टी.एस. एलियट इज कॉन्शियस ऑफ द क्रिटिसिज्म दैट विल बी मेड ऑफ हिज थ्योरी ऑफ ट्रेडिशन। टी.एस. एलियट को ये चीज़ भी समझ आ गई कि मेरे बारे में क्या क्रिटिसिज्म करें, क्योंकि कुछ भी हट के लिखते हैं तो वो क्रिटिसिज्म हमें फेस करना पड़ेगा। His view of tradition requires, it will be said, a ridiculous amount of erudition. उसका क्या क्या था कि उसके जो ट्रेडिशन का मतलब है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेडिशन में एक अलग घटिया तरह की एरुडिशन, एरुडाइट होता है मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइट हो, मतलब जैसे ब्रेन के लिए यूज़ होता है, जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनके लिए एरुडाइट स्टूडेंट इस तरीके से यूज़ होता है। इट विल बी पॉइंटेड आउट दैट देयर हैव बीन ग्रेट पोइट्स हु वर नॉट लर्न एंड फर्दर टू मच लर्निंग किल्स सेंसिबिलिटी। और इसने उसने क्या चीज़ भी देखी कि बहुत ग्रेट ग्रेट पोइट्स है, जैसे मैंने शेक्सपियर का नाम बताया आपको, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब उस वजह से प्रॉपर ग्रेजुएट और डिग्री और ये मतलब उस वजह से बुकिश, सॉरी बुकिश नहीं, क्या बोलेंगे उसको, क्वालिफाइड डिग्रीज नहीं थी उनके पास। और वो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई ज़्यादा ज़्यादा लर्न कर लेता उस वजह से तो उसकी सेंसिबिलिटी भी खत्म हो जाती है। हाउएवर नॉलेज डज नॉट मियरली मीन बुकिश नॉलेज, कि नॉलेज का ये मतलब नहीं है कि बुकिश नॉलेज हो, जैसे प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़्यादा होती है। एंड द कैपेसिटी फॉर एक्वायरिंग नॉलेज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और हर पर्सन की अलग अलग जो है वो कैपेसिटी भी अलग अलग होती है कि वो चीज़ों को कैसे एक्वायर करेंगे। सम कैन एब्जॉर्ब नॉलेज इजीली, कुछ लोग जो है वो नॉलेज को इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वाइल अदर मस्ट स्वेट फॉर इट, लेकिन कईयों को पसीना बहाना पड़ता है उसके लिए। जैसे कि शेक्सपियर फॉर एग्जाम्पल कुड नो मोर ऑफ रोमन हिस्ट्री फ्रॉम प्लूटार्क देन मोस्ट ऑफ द मैन कैन फ्रॉम ब्रिटिश म्यूजियम, कि शेक्सपियर ने रोमन हिस्ट्री ज़्यादा जानी प्लूटार्क से रेदर देन जो ब्रिटिश म्यूजियम के कुछ लोग हैं, ठीक है। या फिर कई बार ये होता है ना कि कोई इंसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है और कोई सिर्फ बुकिश नॉलेज है, मैं डिग्री कर रहा हूँ, मैं टेक्निकल डिग्री कर रहा हूँ और उसको दो तार जोड़ने भी नहीं आते, और वो बिना पढ़ा लिखा इंसान भी दो तार आराम से जोड़ लेता है। तो वो चीज़ें हैं कि सबकी नॉलेज डिफरेंट है। नॉलेज का मतलब ये नहीं है कि हमेशा बुकिश नॉलेज हो। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी पोइट टू एक्वायर, और उसकी हर पोइट की ड्यूटी है कि वो उस नॉलेज को एक्वायर करे टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी, जितना वो एक्वायर कर सकता है उतना एक्वायर करे। दिस नॉलेज ऑफ पास्ट होनी चाहिए एंड ही मस्ट कंटिन्यू टू एक्वायर दिस कॉन्शियसनेस थ्रू आउट हिज करियर, और उसको ये कॉन्शियसनेस अपने करियर से भी मिलनी चाहिए। सच अवेयरनेस ऑफ ट्रेडिशन शार्पन्स पोइटिक क्रिएशन, और ये जो अवेयरनेस है वो शार्पन करती है पोइटिक क्रिएशन को। नेक्स्ट आता है इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री। एक सेकंड में देख लूँ मेरी वीडियो चल भी रही है या नहीं, कहीं मैं इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ और मेरी वीडियो बंद हो गई हो। गिव मी वन मोमेंट, आई थिंक चल ही रही है। नेक्स्ट है इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री, एक्सटिंक्शन ऑफ पोइट्री, एक्सटिंक्शन ऑफ पर्सनैलिटी। द आर्टिस्ट मस्ट कॉन्टिन्यूसली सरेंडर हिमसेल्फ टू समथिंग विच इज़ मोर। अब आता है इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री का कंसेप्ट आता है कि पोइट्री जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाए, गायब हो जाए आर्टिस्ट से। एक सेकेंड, ये इतना ही है, ये शायद एक्स्ट्रा होगा। चलो कोई बात नहीं, इसका ये इसके साथ अटैच है, मोर वैल्यूएबल देन। द आर्टिस्ट मस्ट कॉन्टिन्यूसली सरेंडर हिमसेल्फ टू द समथिंग विच इज़ मोर वैल्यूएबल देन हिमसेल्फ इन द लिटरेरी ट्रेडिशन। उसका कहने का क्या मतलब है कि कई बार कुछ लोग रिजिड हो जाते हैं कि मुझे जो आता है वही सबसे बेस्ट है, वो ना तो इम्प्रूव करने की कोशिश करते ना कुछ में ऐड ऑन करने की कोशिश करते, वो दूसरे का कोई नया कंसेप्ट लेके आता है या कुछ नए चेंजेस आते रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम गलत हो, तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं पढ़ के आए, मेरा सही है, मैं सही हूँ। तो वैसा नहीं होना चाहिए। एक आर्टिस्ट को अपने आप को सरेंडर करना चाहिए। ही मस्ट अलाउ हिज पोइटिक द सेंस ऑफ ट्रेडिशन थ्रू आउट हिज करियर, और उसकी पोइटिक सेंस जो है ट्रेडिशन की उसको पूरे करियर के दौरान उसको अलाउ करनी चाहिए। इन द बिगनिंग हिज सेल्फ हिज सेंसिटिविटी टू बी शेप्ड एंड मॉडिफाइड बाय द पास्ट। शुरू में उसकी जो सेल्फ है, उसकी सेंसिबिलिटी है, वो पास्ट के द्वारा शेप होती है और वो मॉडिफाई होनी चाहिए। ही मस्ट कॉन्टिन्यू टू एक्वायर इंडिविजुअलिटी, हालांकि उसको इंडिविजुअलिटी एक्वायर कर रेडी रहना चाहिए उसको एक्वायर करने के लिए। मे एजर्ट इट सेल्फ, अब उस चीज़ को एजर्ट भी कर सकता है, बट एज इज पावर मेच्योर देयर मस्ट बी ग्रेटर ऑब्जेक्टिविटी, लेकिन जैसे जैसे उसकी पावर बढ़ेगी उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत सारी। हिज इमोशन पैशन मस्ट बी डीपर्सनलाइज, और उसका कुछ इमोशन है या उसका कुछ पैशन है वो डीपर्सनलाइज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे शेक्सपियर पसंद है बहुत, मान लो,
और मैं यूँ कहूँ मैं बस सिर्फ शेक्सपियर को ही पढ़ती रहूँ, उसी के वर्क्स पढ़ती रहूँ, सब कुछ उसमें करता रहूँ, तो वो मेरी पर्सनैलिटी है, मतलब मेरी लाइकिंग है किसी के प्रति। तो ऐसा नहीं कि मेरे वर्क्स में सिर्फ शेक्सपियर 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 होना चाहिए, मैं उसी की सराहना करती रहूँ, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। या फिर उसके कुछ इमोशंस है, मान लो मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ भी चल रहा है, तो वो मेरे वर्क्स में नहीं रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ठीक है, एक कोई पर्सन है, जैसे कुछ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स होते हैं जो लोग डालते हैं अपने, वो चीज़ अलग होती है। बट एक इस वे से, अगर मैं इस वे से डाल रही हूँ, या मैं किसी को, मान लो किसी का वर्क को एज अ किसी के वर्क की क्रिटिकल जजमेंट कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं कि मुझे इस पर्सन का नाम नहीं पसंद या मुझे इस पर्सन का वर्क ही नहीं पसंद तो मैं उसमें कमियाँ निकालूँ कि नहीं 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 ये गलत है तुम्हारा, या फिर उसने कुछ ऐसे पोइट का या कुछ पास्ट पोइट्स का एग्जाम्पल दिया जो मुझे नहीं पसंद या मुझे उनका वर्क ही नहीं समझ आया, तो मैं नहीं नहीं ये तुमने क्या लिख रखा है, ये तो गलत है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसका डीपर्सनलाइज होना चाहिए। ही मस्ट बी एज एंड ग्रेटर एक्सटिंक्शन ऑफ हिज पर्सनैलिटी, उसकी खुद की पर्सनैलिटी उसके वर्क में नहीं दिखनी चाहिए। ही मस्ट एक्वायर ग्रेटर एंड ग्रेटर इम्पर्सनल एंड ऑब्जेक्टिव एज अ साइंटिस्ट, उसको उतनी ही ज़्यादा चीज़ें इम्पर्सनल होकर लेनी चाहिए। जैसे कोई साइंटिस्ट है, नई डिस्कवरी करता है, उसको पता ही नहीं होता किसी चीज़ के बारे में कि ये क्या है ये क्या है, तो वो एक बिल्कुल न्यू चीज़ की तरह, बिल्कुल नोवल चीज़ की तरह उस चीज़ को ट्रीट करता है, तो वैसे करना चाहिए। द पर्सनैलिटी ऑफ द आर्टिस्ट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज द सेंस ऑफ ट्रेडिशन, कि हमें उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आर्टिस्ट की क्या पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है या उसकी क्या लाइकिंग है, बट हमें फ़र्क इस चीज़ से पड़ता है कि उसका क्या सेंस ऑफ ट्रेडिशन है। अ गुड पोएम इज लिविंग होल ऑफ ऑल पोइट्री दैट हैज़ एवर बिन रिटन, और एक गुड पोएम का मतलब क्या है कि पूरी पोइट्री को उसी उसमें जीना, एक पोएम के थ्रू सारी पोइट्रीज को जीना जो कभी लिखी गई हैं। ही मस्ट फॉरगेट हिज पर्सनल जॉयज एंड सोरो, उसको खुद पर वही बात है कि उसको अपने पर्सनल जॉयज एंड सोरो उसको फॉरगेट करना चाहिए। एंड ही एब्जॉर्ब्ड इन इंक्वायरिंग अ सेंस ऑफ ट्रेडिशनल मीडियम, और उसको जो है वो उसको ट्रेडिशनल मीडियम में होना चाहिए, मतलब हैविंग द सेम सिग्निफिकेंस एज अ कैटालिटिक एजेंट और अ receptacle in poet's personality in which a chemical reaction takes place. That is why Eliot holds that honest criticism and sensitive appreciation is directed not upon the poet but upon the poetry. तो वो क्या कहता है कि मान लो मैंने कहा कि मुझे तो ये पोइट पसंद ही नहीं है, मुझे तो इसकी पोइट्री ही नहीं अच्छी लगती, ये तो शुरू से ही ऐसा लिखता है, तो वो मेरा पर्सनल जजमेंट है, वो किस साइड होना चाहिए। हो सकता है उसने वो एक वर्क अच्छा लिखा हो, तो ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म, मैंने किसी का वर्क क्रिटिसाइज करना है, एंड सेंसिटिव अप्रिशिएशन, या मैंने किसी को अप्रिशिएशन करना है, इज डायरेक्टेड नॉट अपॉन द पोइट बट अपॉन द पोइट्री, कि वो पोइट पे नहीं होना चाहिए कि उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है या वो तो हमेशा ऐसे लिखता है, उसकी पोइट्री पे होना चाहिए उसने इस पोइट्री में क्या लिखा। नेक्स्ट आता है द पोइटिक प्रोसेस, द एनालॉजी ऑफ द कैटलिस्ट, इसमें उसने कैटलिस्ट का एग्जाम्पल लिया। इतना हमारा सारा वो फर्स्ट पार्ट चल रहा था, अब आता है सेकंड पार्ट ऐसे का। इन द सेकंड पार्ट ऑफ द ऐसे इलियट डेवलप्स फर्दर हिज थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री को उसने और बताया। ही कंपेयर्स द माइंड ऑफ अ पोइट टू एज अ कैटलिस्ट एंड द प्रोसेस ऑफ पोइटिक क्रिएशन इज टू द प्रोसेस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है उसमें कैटलिस्ट की हेल्प से वो रिएक्शन ज़्यादा जल्दी होती है, ज़्यादा इफेक्टिव होती है, और उसमें वेस्ट नहीं निकलता, मतलब कम निकलता, मिनिमल वेस्ट निकलता है अगर कैटलिस्ट ऐड हो जाए तो। जस्ट एज ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट की मदद हेल्प से ही होता है अकेले, so also the poet mind is catalytic agent for combining different emotion into something new. इसी तरह से पोइट का माइंड जो है वो एक कैटालिटिक एजेंट की तरह काम करता है, वो अलग अलग इमोशंस को किसी नई चीज में वो ऐड कर रहे हैं। सपोज देर इज अ जार कंटेनिंग ऑक्सीजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड, कि एक जार है जिसमें O2 है और सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 है, और इन दीज टू गैसेस कंबाइन टू फॉर्म सल्फरस एसिड, और ये क्या बनाती है, सल्फरस एसिड बनाती है। व्हेन अ फाइन फिलामेंट ऑफ प्लेटिनम इज इंट्रोड्यूस इनटू द जार, जैसे ही हम जार में वो प्लेटिनम डालेंगे तो वो फाइन फिलामेंट डालेंगे तो वो सल्फरस एसिड बना देगी। द कम्बिनेशन टेक प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑन द पीस ऑफ प्लैटिनम, अगर प्लेटिनम है वो कैटलिस्ट की तरह काम करे तभी वो होता है। बट द मेटल इटसेल्फ डज नॉट अंडरगो एनी चेंज, लेकिन वो मेटल में कोई चेंज नहीं आता, इट रिमेन इनर्ट न्यूट्रल एंड अनइफेक्टेड, और वो इनर्ट रहता है, न्यूट्रल रहता है और अनइफेक्टेड रहता है उस चीज़ से। द माइंड ऑफ द पोइट इज लाइक अ कैटालिटिक एजेंट, इसी तरह से पोइट का माइंड भी जो है कैटालिटिक एजेंट की तरह काम करता है। इट इज़ नेसेसरी फॉर द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ इमोशन एंड एक्सपीरियंस टू टेक प्लेस, और ये ज़रूरी है कि नया कॉम्बिनेशन आए, अलग अलग इमोशंस आए, एक्सपीरियंस है और उनका कॉम्बिनेशन है, बट इट सेल्फ डज नॉट अंडरगो एनी चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ पोइटिक कॉम्बिनेशन। लेकिन जब वो चीज़ें हो रही हैं उस चीज़ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए,
द माइंड ऑफ द पोइट इज कॉन्स्टेंटली फॉर्मिंग इमोशन एंड एक्सपीरियंस इनटू न्यू होल्स। वो सब चीज़ें नहीं कर, जैसे कि मान लो कोई अपनी पर्सनल लाइफ में उसको कुछ बुरा याद आया, फिर उसको कुछ अच्छा याद आया, तो वो उसके वर्क में नहीं होना चाहिए। उस टाइम पे वो क्या लिख रहा है, उसकी क्या कंडीशंस थी, वो सब कंबाइन करके उसको एक ग्रेट वर्क प्रोड्यूस करना है। ओके, क्लियर करिए। हाँ, बट द न्यू कॉम्बिनेशन डज नॉट कंटेन इवन अ ट्रेस ऑफ पोइट्स माइंड। लेकिन जो नया कॉम्बिनेशन है उसमें पोइट के माइंड का एक ट्रेस भी नहीं होना चाहिए। जस्ट एज द न्यूली फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड डज नॉट कंटेन एनी ट्रेस ऑफ प्लेटिनम, जैसे कि उसमें प्लेटिनम का कोई ट्रेस नहीं होता। इन केस ऑफ अ यंग एंड इनमेच्योर पोइट के टाइम क्या होता है, हिज माइंड, हिज पर्सनल इमोशन एंड एक्सपीरियंस में फाइंड सम एक्सप्रेशन इन हिज कंपोजिशन। कोई नया यंग इमेच्योर होता है, उसमें उसके पर्सनल इमोशन रिफ्लेक्ट होते हैं। सेज टी.एस. एलियट क्या कहते हैं, द मोर परफेक्ट द आर्टिस्ट, द मोर कंप्लीटली सेपरेट इन हिम विल बी द मैन हु सफर्स एंड द माइंड विच क्रिएट्स। वही बात है कि जितना कोई पर्सन रिफाइंड होगा, जितना परफेक्ट आर्टिस्ट होगा, वो सब चीज़ों को सेपरेट करके चलेगा। जो आदमी सफ़र कर रहा है किसी चीज़ से और वो उस चीज़ को क्रिएट कर रहा है, वो दोनों अलग अलग चीज़ें वो बनाएगा। द टेस्ट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ एन आर्टिस्ट इज द completeness with which his mind digests and transmute the passion which form the substance of his poetry. मेच्योरिटी का टेस्ट है किसी आर्टिस्ट का, कंप्लीटनेस, वो कैसे वो आदमी वो उन कॉम्बिनेशन को डाइजेस्ट करेगा और वो अपनी चीज को एक पोइट्री में वो डाल देगा। द मैन सफर, ये वो है, दैट इज टू से, द मैन सफर्स, दैट इज टू से हैज एक्सपीरियंसेस, but it is his mind which transform his experience into something new and different. कि हर पर्सन कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करता है, लेकिन उसका माइंड होता है जो उसको नया और कुछ डिफरेंट बना देता है। द पर्सनैलिटी ऑफ द पोइट डज नॉट फाइंड एक्सप्रेशन इज पोइट्री। पर्सनैलिटी जो है उसकी पोइट्री में नहीं होती, इट एक्ट्स लाइक, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी कैटालिटिक एजेंट की तरह काम करती है पोइटिक कंपोजिशन में। अब आते हैं इमोशन एंड फीलिंग्स के। द एक्सपीरियंस विच एंटर द पोइटिक प्रोसेस से एलियट मे बी ऑफ दो तरह की हो सकती हैं। दीज आर इमोशंस और फीलिंग, दो तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। पोइट्री में बी कंपोज आउट ऑफ इमोशंस ओनली और आउट ऑफ द फीलिंग्स ओनली। या तो वो इमोशन से निकलेंगी या फिर वो फीलिंग से निकलेंगी अकेले के, या फिर दोनों से भी निकल सकती हैं। टी.एस. एलियट here distinguished between emotion and feeling, but he does not state what this difference is. Nowhere else in his writings say टी.एस. एलियट वो कह रहा है इमोशन और फीलिंग, उसने दो वर्ड अलग अलग तो बता दिया, बट उसने उस चीज़ की डेफिनेशन नहीं बताई, उसने उसको डिफाइन नहीं किया कि क्या डिफरेंस उसने उस चीज़ में माना, और उसकी किसी राइटिंग में भी नहीं है ये डिफरेंस। सिर्फ ए.जी. जॉर्ज इज दिस डिस्टिंक्शन मेंटेन, नाइदर डज ही एडिक्वेटली डिस्टिंग्विश बिटवीन द मीनिंग ऑफ द टू वर्ड्स। ए.जी. जॉर्ज क्या कह रहे हैं कि उसने डिस्टिंक्शन तो मेंटेन कर ली, लेकिन उसने एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं बताया दोनों वर्ड्स का कि उसके अकॉर्डिंग क्या है। द डिस्टिंक्शन शुड देयरफॉर बी इग्नोर्ड, इसलिए डिस्टिंक्शन है इसको इग्नोर कर देना चाहिए। मोर सो एज इट हैज़ नो बियरिंग ऑन हिज पर्सनल इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री, क्योंकि उसका उसकी इम्पर्सनल थ्योरी ऑफ पोइट्री पे कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट है पोइट्री एज ऑर्गेनाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ द पोइटिक प्रोसेस। एलियट नेक्स्ट कंपेयर द पोइट्स माइंड टू अ जार और रिसेप्टेबल इन विच आर स्टोर नंबरलेस फीलिंग। नेक्स्ट एलियट क्या कह रहे हैं कि पोइट का माइंड जो है वो जार की तरह है, जिसमें बहुत सारे नंबरलेस फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, विच रिमेन देयर इन, वो बहुत अनऑर्गेनाइज और केओटिक फॉर्म में रहती हैं, टिल ऑल द पार्टिकल्स विच कैन यूनाइट टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड आर प्रेजेंट। जब तक कि वो इकट्ठी होकर कुछ एक नया नहीं बना देती, तब तक वो बहुत ही केओटिक फॉर्म में रहती है। दस पोइट्री इज द ऑर्गेनाइजेशन रेदर देन इंस्पिरेशन। इसलिए पोइट्री का क्या मतलब है कि वो ऑर्गेनाइज्ड है, ऑर्गेनाइजेशन है, ना कि एक इंस्पिरेशन है। एंड द ग्रेटनेस ऑफ अ पोएम डज नॉट डिपेंड अपॉन द ग्रेटनेस और इवन द इंटेंसिटी ऑफ इमोशन विच आर कंपोनेंट ऑफ द पोएम, बट अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द प्रोसेस ऑफ पोएटिक कंपोजिशन। Just as chemical reaction take place under the pressure, so also intensity is needed for the fusion of emotions. कि ऐसा नहीं है कि कितने बढ़िया थॉट्स हैं मेरे माइंड में, कितने ज़्यादा थॉट्स हैं, उस चीज़ पे वो चीज़ें डिपेंड नहीं करती। डिपेंड किस चीज़ पे करती है कि मैं उनको कितना इफेक्टिवली उस चीज़ को डाल पा रही हूँ मेरे वर्क में, पोएटिक कंपोजिशन कितना बढ़िया तरीके से कर पा रही हूँ। जैसे कई बार होता है, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, वो उनको आता बहुत कुछ है, बट वो एग्ज़ाम में नहीं लिख पाते। वही आता पोएटिक कंपोजिशन करने में। बहुत से बच्चे मैम मेरे को ये आता तो था लेकिन मैंने लिखा नहीं, मैम मुझे ये पता तो था लेकिन मैं लिख नहीं पाया, मेरे से लिखा नहीं जाता। तो वो उसे ही कहते हैं पोएटिक कंपोजिशन, कि वो उस चीज़ में डाल नहीं पाते वो चीज़ें, राइट, जैसे कि केमिकल रिएक्शन में डलती हैं। द मोर इंटेंस द पोएटिक प्रोसेस, जितनी उस पोएटिक प्रोसेस इंटेंस होगी उतनी ही ज़्यादा पोएम ग्रेट होगी। उसकी
फीलिंग्स को, इमोशंस को इतना ग्रेट होने की ज़रूरत नहीं है जितना उसकी वो उस मोमेंट पे पोइटिक प्रोसेस की इंटेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए. देर इज ऑलवेज अ डिफरेंस बिटवीन द आर्टिस्टिक इमोशन एंड द पर्सनल इमोशन ऑफ द पोइट. कि एज अ आर्टिस्ट मैं क्या लिख रही हूँ और मेरी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, वो दोनों में डिफरेंट हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, द फेमस ओड टू नाइटिंगेल ऑफ कीट्स कंटेन अ नंबर ऑफ इमोशन विच हैव नथिंग टू डू विद द नाइटिंगेल. कि उसमें बहुत सारे इमोशंस है, उसने बहुत कुछ बता रखा है, लेकिन उसमें नाइटिंगेल का कोई लेना देना नहीं है. द डिफरेंस बिटवीन आर्ट द इवेंट इज ऑलवेज एब्सोल्यूट. और जो डिफरेंस होता है आर्ट और इवेंट में, वो हमेशा एब्सोल्यूट होता है. द पोइट हैज़ नो पर्सनैलिटी टू एक्सपीरियंस. पोइट की कोई पर्सनैलिटी नहीं होती उसे एक्सप्रेस करने के लिए. ही इज़ मियरली अ मीडियम इन विच इसमें इम्प्रेशन और एक्सपीरियंस कंबाइन होते एक पिक्यूलर वे में और अनएक्सपेक्टेड वे में. Impression and experience which are important for the man may find no place in his poetry, and those which become important in the poetry may have no significance for the man. Eliot thus reject romantic subjectivism. उसने रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता. वो कहते हैं वर्ड्सवर्थ का एक फेमस वो है ना, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. तो वो कह रहा है ऐसा कुछ नहीं होता. नेक्स्ट आता है आर्टिस्टिक इमोशन और द वैल्यू ऑफ कंसंट्रेशन. द इमोशन ऑफ पोइट्री इज डिफरेंट फ्रॉम द पर्सनल इमोशंस ऑफ द पोइट. की उसकी पोइट से वो अलग अलग होनी चाहिए. हिज पर्सनल इमोशन में भी सिंपल और क्रूड हो सकते हैं, बट द इमोशन ऑफ हिज पोइट्री में भी कॉम्प्लेक्स एंड रिफाइंड. लेकिन उसके इमोशन है उसकी पोइट्री के, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, रिफाइंड भी हो सकते हैं. इट इज मिस्टेकन नोशन दैट द पोइट मस्ट एक्सप्रेस न्यू इमोशन दैट रिजल्ट इन मच इसेंट्रिसिटी इन द पोइट्री. वो ये कह रहे हैं, ये गलत माना जाता है कि पोइट को जो है अब नए इमोशन डालने चाहिए, उससे कुछ अलग बन के आएगी उसकी पोइट्री. इट इज़ नॉट द बिजनेस ऑफ द पोइट टू फाइंड न्यू इमोशन. वो कह रहे हैं ये पोइट का बिजनेस नहीं है कि वो नए इमोशन को डाले. ही मे एक्सप्रेस ओनली ऑर्डनरी इमोशन. वो सिर्फ ऑर्डनरी इमोशन को ही एक्सप्रेस कर सकता है, बट ही मस्ट इम्पार्ट टू देम अ न्यू सिग्निफिकेंस एंड अ न्यू मीनिंग. लेकिन वो कह रहा है ऑर्डनरी इमोशन डालो, बट उसको नए तरीके से प्रेजेंट, नए तरीके से करो. एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट दे शुड बी हिज पर्सनल इमोशन. और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसने वो डालना है तो वो अपनी पर्सनल लाइफ उसमें क्या आ गया है वो दिखाए. इवन इमोशंस विच ही हैज़ नेवर पर्सनली एक्सपीरियंस कैन सर्व द पर्पज ऑफ हिज टर्न. कि कई बार क्या होता है, कोई हमें हमेशा कोई ज़रूरत नहीं होती कि हम सारी चीज़ें पहले खुद एक्सपीरियंस करें और फिर हम उस चीज़ पे लागू करें. कई बार हम दूसरों के एक्सपीरियंस से भी बहुत कुछ सीखते हैं. तो वो कह रहा है कि दूसरों के एक्सपीरियंस से भी आप सीख के लिख सकते हो. ऐसा नहीं है कि आपको पहले वो चीज़ खुद की होनी चाहिए. ओके. Eliot rejects Wordsworth's theory of poetry having its origin from the reading in emotion recollected in tranquility. उसने ये बात रिजेक्ट कर दी कि पोएम का जो है वो पोइट्री का यहाँ से होना चाहिए. And points out that in the process of poetic composition there is no emotion, recollection, tranquility. कुछ नहीं होती poetic process में. There is only concentration of number of experience and a new things result from this concentration. इसमें क्या बहुत सारे बस कोई इमोशन नहीं होते, कोई रिकलेक्शन नहीं होती, कोई ट्रैंक्विलिटी नहीं होती. बस एक पोइटिक प्रोसेस होती है और उसमें सिर्फ एक कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ एक्सपीरियंस में, जिससे नई थिंग बन के आती है. एंड दिस प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन इज नाइदर कॉन्शियस नॉट डेलिब्रेट. ना तो ये अपने आप बोलता, ना मतलब कॉन्शियस भी नहीं होता, जानबूझ के भी नहीं होता, डेलिबरेटली मैं कुछ नहीं करी, ये अपने आप आता है, पैसिव वन होता है. देयर इज नो डाउट दैट देयर आर एलिमेंट्स इन द पोएटिक प्रोसेस व्हिच आर कॉन्शियस एंड डेलिबरेट. कोई ये इसमें कोई झूठ गलत नहीं है कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कॉन्शियस हम जानबूझ के भी डालते हैं, डेलिबरेटली भी डालते हैं. द डिफरेंस बिटवीन अ गुड एंड अ बैड पोइट इज दैट अ बैड पोइट इज कॉन्शियस वेयर ही शुड बी अनकॉन्शियस. कि गुड और बैड पोइट का क्या डिफरेंस है, कि बैड पोइट जो है वो कॉन्शियस होता है जहाँ पे उसको अनकॉन्शियस होना चाहिए, और अनकॉन्शियस होता है जहाँ पे उसको कॉन्शियस होना चाहिए. इट इज़ दिस कॉन्शियसनेस ऑफ द रॉन्ग काइंड. और उसकी जो कॉन्शियसनेस ही होती है वही गलत तरीके की होती है जो पोएम को पर्सनल बनाती है, जबकि जो मेच्योर आर्ट है वो इम्पर्सनल होना चाहिए. बट इलियट डज नॉट टेल अस व्हाट अ पोएट शुड बी कॉन्शियस और व्हेन नॉट. इलियट ने हमें ये नहीं बताया कि कब कॉन्शियस होना चाहिए और कब अनकॉन्शियस होना चाहिए. द पॉइंट हैज़ बीन लेफ्ट वेग एंड इनडिटर्मिनेट. अब ये कह रहा है पोइट्री एक एस्केप है पर्सनैलिटी और पर्सनल इमोशन से. फिर आता है द पोइट कंक्लूड्स. ये हमारा कंक्लूजन आ गया इस कैसे का. द पोइट कंक्लूड्स पोइट्री इज नॉट अ टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन. कि पोइट्री जो एक वो ऐसा नहीं कि लॉस ऑफ इमोशन, लूज ऑफ इमोशन है, लेकिन हम उस इमोशन से बच रहे हैं. इट इज़ नॉट द एक्सप्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी. हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अपनी पर्सनैलिटी मत दिखाओ अपने वर्क में,
बट एन एस्केप फ्रॉम पर्सनैलिटी, और उस पर्सनैलिटी से एस्केप कर जाओ। आपके काम में आपकी पर्सनैलिटी नहीं दिखनी चाहिए, आपके काम से ये नहीं पता लगना चाहिए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। Thus Eliot does not deny personality और इमोशन ऑफ द पोएट, इसलिए वो ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही गलत है पर्सनैलिटी या इमोशन पोएट की। ओनली ही मस्ट डी पर्सनलाइज इमोशन, वो कह रहा है उसको लिखते टाइम अपने पर्सनल जो है वो डी पर्सनलाइज करनी चाहिए। देयर शुड बी एन एक्सटिंक्शन ऑफ हिज पर्सनैलिटी, उस मोमेंट को उसकी पर्सनैलिटी का एक्सटिंक्शन हो जाना चाहिए। द इम्पर्सनैलिटी कैन बी अचीव्ड ओनली व्हेन द पोएट सरेंडर हिमसेल्फ कंप्लीटली टू द वर्क दैट इज टू बी डन। और ये इम्पर्सनैलिटी कब आएगी, जब मैं बिल्कुल खुद को सरेंडर करके उस चीज़ में काम कर दूँगा। कहने का मतलब ये है कि एक तो मैं उस चीज़ काम पे अड़ा नहीं रहूँगा कि मैंने ये चीज़ तो ऐसे होती है तो ऐसे ही होएगी, मुझे जो पता है वो ही सही है। तो मैं मेरी पर्सनैलिटी का वो अड़ियल एडमेंट पर्सनैलिटी मैं उस मेरे वर्क में नहीं दिखाऊंगा, मैं वहाँ फ्लेक्सिबल रहूँगा। एंड द पोइट कैन नो व्हाट इज़ टू बी डन, और पोइट को पता है क्या हो सकता है, ओनली इफ ही रिक्वायर्स अ सेंस ऑफ ट्रेडिशन, अगर उसमें वो सेंस ऑफ ट्रेडिशन है। एंड द हिस्टोरिक सेंस विच मेक्स हिम कॉन्शियस नॉट ओनली ऑफ द प्रेजेंट बट ऑल्सो ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट्स ऑफ द पास्ट। और जो हिस्टोरिक सेंस उसके पास होनी चाहिए जो उसको कॉन्शियस बनाती है, सिर्फ प्रेजेंट से ही नहीं बट पास्ट से, और जो प्रेजेंट मोमेंट है पास्ट के उनसे भी। नॉट ओनली व्हाट इज डेड बट ऑफ व्हाट इज ऑलरेडी लिविंग, सिर्फ जो डेड है यानी जो पास्ट है उसका ही नहीं बट जो चल रहा है उसके बारे में भी वो बताती है। तो यहाँ पे हमारी क्रिटिकल समरी जो है वो कंप्लीट होती है। बहुत डिटेल बताइए, शायद ऐसे से भी ज़्यादा मैंने लिख दी है क्रिटिकल समरी। दूसरी चीज़ ये, एक वीडियो और डलेगी आपकी जिसमें ऐसे लाइन टू लाइन ऐसे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना चैनल का। और इसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बता देती हूँ कि अगर इतना बड़ा आप नहीं लिखना चाहो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कई बार छोटा लिखना चाहें तो हम क्या क्या लिख सकते हैं, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। किसी को वो नोट्स चाहिए तो भी आप मुझे बता सकते हैं। इतना हमें लिखना पड़ेगा। स्टार्टिंग आप कैसे भी कर सकते हैं जैसे आपको सही लगे। ये टी एस एलियट का ऐसे है, ये ऐसे से पब्लिश हुआ, इसमें पब्लिश हुआ। ये भी डाल सकते हैं कि इसको हम अनऑफिशियल मैनिफेस्टो कहते हैं, राइट। ओके, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि इसका आगे आगे होता है। 3 पार्ट्स ये चाहें तो न लिख सकते हैं, नहीं चाहें तो ना भी लिखे, कोई बात नहीं। फिर आता है ये पॉइंट है ट्रेडिशनल एलिमेंट दैट सिग्निफिकेंस। फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे। सॉरी, अब जैसे ये है इट बिगिन द ऐसे बाय पॉइंटिंग आउट व्हाट इज ट्रेडिशन, तो आप ये हो सकता है अकॉर्डिंग टू टी एस एलियट, अगर आप सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो ट्रेडिशन इज जनरली रिगार्डेड एज अ वर्ड ऑफ सेंश्योर। इट वुड बी, ये थोड़ा आपका कंटेंट बनाएगा तो हम इतना तो हम लिख सकते हैं। दिस अंडरस्टैंड द प्रेज ऑफ द पोएट फॉर द रॉन्ग थिंग। देखो आप ये लिख सकते हो यहाँ तक, इसको यहाँ तक कंप्लीट किया आपने। देन आप लिख सकते हैं यहाँ से दे प्रेज द पोएट फॉर द रॉन्ग थिंग, इतना हमें ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर आता है लिटरेरी ट्रेडिशन, वेज इन विच इट कैन बी एक्वायर्ड, कैसे हम कर सकते हैं। अब आता है ये दिस ब्रिंग इट टू अ कंसिडरेशन ऑफ द वैल्यू एंड ट्रेडिशन ऑफ द। अब जैसे ये फर्स्ट लाइन आप बिल्कुल एज इट इज़ ना लिख के आप इसको चेंज कर सकते हैं, मतलब खुद के अकॉर्डिंग कि उसने वैल्यू और सिग्निफिकेंस बताई ट्रेडिशन की, कि ट्रेडिशन का ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल ब्लाइंड एडहेरेंस रखें। बस इतना। ये वैसे पता है इजी लैंग्वेज में इतना पैराग्राफ ही है, तो आप इसको आप कंटेंट ही बनेगा आपका ये। अगर आप ये होमर वाली लाइन नहीं भी लिखना, वैसे तो ये हिस्टोरिकल फील दैट द होल ऑफ द लिटरेचर ऑफ जीरो कैन होमर इंक्लूडिंग, तो कोटेशन ही होगी, ठीक है। ये पैरा पता है मुश्किल नहीं है, ये आपका कंटेंट बनाएगा। आप ये चीज़ समझो कि हमें कुछ तो लिखना पड़ेगा ना, जो हम थोड़ा थोड़ा कुछ पॉइंट पे हम काट सकते हैं, बट इसमें क्या है, यही है कि ट्रेडिशन के बारे में बता रहा है, पैसिव रिपीटेशन है, उसकी डिस्करेज होनी चाहिए, इनहेरेंट नहीं हो सकता, हार्ड लेबर से आता है, और वो हार्ड लेबर जो है वो गुड को बैड से हम कर सकते हैं, पासनेस का नहीं होना चाहिए, तो इतना आप लिख सकते हो, ठीक है। अब आप इतना से यहाँ से शुरू कर दो, 3 पॉइंट आप डाल सकते हैं, ओके। क्या हुआ, नेक्स्ट आता है ये की पॉइंट्स आप याद करें थोड़ा थोड़ा। जैसे हमने लिटरेरी ट्रेडिशन को हम जैसे ट्रेडिशनल एलिमेंट्स उसके सिग्निफिकेंस क्या क्या है, फिर हमने ये बता दिया टी एस एलियट की लिटरेरी ट्रेडिशन क्या क्या है, उसको कैसे एक्वायर कर सकता है, फिर किया उसकी डायनेमिक कंसेप्ट है वो स्टैटिक नहीं है, ठीक है। तो
To judge the work of art, we must compare contrast reasoning or tradition is known as things. That so the present modify when a new work of art is created. No, the existing moment form an ideal form themselves modified by the including new work of the art वर्जन डालते हैं, ये पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। बीच में ये शुरू के 1-2 लाइन हटा दी, बाकी इसमें जो आपको सही लगे वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप ये कहेंगे तो मैं ये वर्क चैनल है हमारा टेलीग्राम पे, उस पर भी मैं डाल दूँगी, राइट। फिर आता है वर्क पे। ये देखो, आपको भी लग रहा हो इतनी लाइन, हमें लाइन टू लाइन नहीं डालनी, हमें बस ये पता है कि जैसे ट्रेडिशन का फंक्शन क्या है, तो हमें ये मालूम है कि कंपेयर नहीं करना, आइडिया लो, इससे पढ़ो इसको और आइडिया लो। कंपेयर नहीं करना, कॉन्ट्रास्ट नहीं करना, मतलब उसके साथ कॉन्ट्रास्ट करना है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी चीज़ को गुड और बैड बताएं। ये चीज़ें फिर आपकी अपने आप आगे लाइन बनती रहेंगी, ठीक है। तो ये मैं पूरा ही डाल रही हूँ क्योंकि हमें कंटेंट की लेंथ भी तो बनानी पड़ेगी ना, ठीक है। फिर सेंस ऑफ ट्रेडिशन, द सेंस ऑफ बिल्कुल। अब इसमें आपको जितनी याद रहती है इसका उतना कर लो। आप कहोगे मैम सारा ही दे रही है, सारा नहीं दे रहे हैं। फिर है वर्क्स ऑफ आर्ट उनकी परमानेंस द सेम, हाँ ये वाला कि काम तो हमेशा रहेगा, किसी की पसंद चेंज हो सकती है बट काम तो हमेशा रहेगा। और इसमें आप इलेट इसका शेक्सपियर और इलेट का डिफरेंस डाल सकते हैं। पोइट के पास्ट क्या है, पोइट की ड्यूटी, हाँ यहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। इट विल बी पॉइंटेड आउट दैट देयर विल हैव बीन ग्रेट पोइट्स, जो इतने नहीं थे। हाउएवर बुकिश नॉलेज ज़रूरी नहीं है, थोड़ा और प्लूटार्क की ज़्यादा है और शार्पन करती है, ठीक। अब आता है पर्सनैलिटी ऑफ पोइट्री। एक तो यहाँ से शुरू करो, द आर्टिस्ट मस्ट कंटिन्यूस एंड हिमसेल्फ विच इज़ मोर वैल्यूएबल इन द ही मस्ट लव द पोएटिक सेंस थ्रू आउट हिज करियर, इतना। नेक्स्ट आएगी, ये लाइन थोड़ा सा इस वे से लिखनी पड़ेगी, ही मस्ट जॉय सोरोस, और ये होना चाहिए पोएटिक प्रोसेस। हाँ इसमें पता है बिल्कुल ऐसे वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना, ये एक बार ये कोटेशन डाल देना और सिर्फ ये डाल देना अपनी लैंग्वेज में कि सल्फरस डाइऑक्साइड को बनाया ऑक्सीजन के साथ, प्लेटिनम एज इट इज़ रहा, कैटालिटिक एजेंट की तरह काम करा, इसी तरह से एक जो है पोइट को एक्ट करना चाहिए। इसमें आप अपने हिसाब से डाल देना, बिल्कुल ऐसे वर्ड टू वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर इमोशन एंड फीलिंग आप रहने देना क्योंकि इसने एग्जैक्ट नहीं बताया, बस इतना डाल देना, एक इसका क्रिटिकल कमेंट डाल देना कि उसने बताया है इतना, और ये कोटेशन बस, ठीक। नेक्स्ट है पोइट्री एज ऑर्गेनाइजेशन। इसमें भी वही बात है कि डालते हैं इसमें कंपेयर व्हाट द पोइट, इतना तो पर डालना पड़ेगा हमें। ये ओड टू नाइटिंगेल का एग्जांपल ले लेना आप, एब्सोल्यूट कर दो, इतना कर दो, ठीक। नेक्स्ट आर्टिस्टिक इमोशंस, हाँ इसमें आप वो आइडिया डाल सकते हैं, पूरा नहीं लिखना चाहें तो आप पीछे हैं, बट इतना आइडिया डाल दें कि उसने वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता सॉरी, कोई रिकलेक्शन नहीं होता, कोई ट्रैंगुलिटी नहीं होती, एक पोइटिक प्रोसेस होती है, एक बैड और पोइट होता है और उसको कॉन्शियस रहना चाहिए। डिफरेंस क्या है कि उसको कॉन्शियस रहना चाहिए, ये आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट है पोइट्री एंड एस्केप फ्रॉम पर्सनल, ये कंक्लूजन आएगी कि पोइट्री, या इसकी जगह आप कुछ और भी कंक्लूजन, प्रॉपर कंक्लूजन डाल सकते हैं, प्रॉपर कंक्लूजन उस वे से नहीं है, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, आई थिंक काफ़ी लंबा सेशन हो गया बट बहुत फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। आपको जैसा भी लगे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और इसके अलावा आपको कमेंट करना है, मुझसे कनेक्ट होना है तो आप मुझे ईमेल आईडी पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे भी कर सकते हैं, सब डिटेल्स जो है वो उसकी चैनल की बायो में है, ठीक है। कोशिश करिए एक फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अगर आपको कुछ और चेंजेस चाहिए, कुछ और डाउट्स हैं या फिर कुछ और कंटेंट चाहिए तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।